वेलकम टू उद्योग पाठशाला शो। और आज मेरे साथ में प्रगति इंजीनियरिंग से लक्ष्मण जी और राम जी, बोथ आर द फाउंडर ऑफ प्रगति इंजीनियरिंग। और आज का शो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए हम लोगों ने लीडर्स फॉर नेशन के लिए आप लोगों को सम्मानित किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर उसके लिए फॉर लीडर्स फॉर नेशन। और लीडर्स फॉर नेशन ये इनिशिएटिव है उद्योग पाठशाला का, जहाँ पे हम लक्ष्मण जी, राम जी जैसे एमएसएमईज को एनकरेज करते हैं जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए, और वो इनिशिएटिव एक एग्जाम्पल के तौर पर एमएसएमईज के आगे आते हैं एक्शंस लेने के लिए। तो आज का इंटरव्यू इसी से रिलेटेड है। और तो सबसे पहले लक्ष्मण जी और राम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक की आपकी जर्नी, क्योंकि एक जर्नी हमेशा एक जीरो से शुरू होती है और आज आप एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, काफ़ी मेहनत के साथ में स्टेज पे आए, जो आपने टीम इकट्ठा करी, आपने जो कस्टमर्स लिए और एक प्रोग्रेस की तरफ, प्रगति की तरफ ले जाने में ये जर्नी क्या रही, उसका एक थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। किरण जी, फर्स्ट तो थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको मैं। जर्नी वैसे कुछ प्लान करके हुई नहीं है। बहुत एक छोटे गांव से आया हूँ मैं। प्लानिंग कुछ और था, लेकिन बाय एक्सीडेंट इसमें मैं आया हूँ, क्योंकि गांव छोड़ के बाहर आना हमारे कभी सोचा भी नहीं था। एकदम छोटे गांव से था, बाहर की दुनिया से कुछ मतलब नहीं था, हम हमारे गांव में एकदम खुश थे। एक प्लानिंग था कि 12वीं के बाद हमारे गांव में एजुकेशन सिस्टम अच्छा था कि डीएड करके टीचर बनना है, ये सपना लेके हम पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि 12वीं में कुछ 1 या 2% मार्क्स कम मिल गए, तो उसके बाद नंबर नहीं लगा डीएड को हमारा। तो उसके बाद पिताजी रिटायर होने के बाद काम कर रहे थे, यानी मेहनत मजदूरी करके हम सब 4 भाइयों को पढ़ा रहे थे। पहले 2 बड़े भाई हैं, वो भी पढ़ रहे थे और खर्चा इतना हो रहा था कि मुश्किल हो रहा था घर वालों को। और हमें ये पता चला था कि ग्रेजुएट होके कुछ जॉब मिलने वाला नहीं है, नौकरी लगने वाली नहीं है। 2 तो वो पढ़ाई कर रहे हैं और मैं तीसरा उसी इसमें जाऊंगा तो कुछ मतलब नहीं, यानी वो सेंस तभी था मुझे। तो हमारे पूना के एक भाई है, वो हमें उसी टाइम हमारे गांव में आ गए थे, पूना में रहते हो। तो मेरे बड़े भाई को, मेरे से बड़े हैं, उनको बोले कि तू पूना आ जा और तुम ITI कर दो। तो हमें पता भी नहीं था कि ITI क्या होता है, क्वालिफिकेशन कुछ भी पता नहीं था। तो बोला कि मुझे गाँव नहीं छोड़ना है। तो मुझे थोड़ा सेंस था कि अरे अभी ये पढ़ाई करके तो कुछ ग्रेजुएट हो गए तो कुछ होने वाला नहीं। तो मैंने उसको पूछा कि ये करने के बाद क्या होता है। तो उसने बोला कि 3 साल पढ़ाई होने के बाद तुमको अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, जो कि तुम अभी कुछ नहीं कमा रहे, तो 3 साल के बाद तुम 10, 12, 15 हज़ार कमा सकते हो। तो बड़े भाई ने ना कर दिया, तो मैं बोला मैं आता हूँ। तो मैं आने के बाद यहाँ इतनी बड़ी सिटी में पैर रखा तो एकदम कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, लेकिन किसको भी कोई पहचानता नहीं है, किसको किससे लेना देना नहीं है। और गांव में होता था कि पूरा गांव हमारे पहचान का, यानी किससे भी हम बात कर सकते, किससे भी गप्पे लड़ा सकते। यहाँ पे वो नहीं था। ये बिल्डिंग देख के कुछ अलग लग रहा था कि हम यहाँ कैसे टिकेंगे। गांव का रहने का पैशन कुछ है ही नहीं था, जो भी कपड़े थे सब उधर का ही पैशन, अपना गांव का जो चलता था। जाने के बाद लेकिन एक था कि अभी गांव तो जाना नहीं है, क्योंकि जाके वहाँ मेरे माँ पिताजी का वो मेहनत जो करते थे वो दिख रहा था सामने चेहरा उनका, तो और बोझ बनना नहीं है हमें उनके ऊपर। तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया। ITI हो गया मेरा। तब तक मुझे पता नहीं थी कंपनी किसको बोलते हैं, कंपनी में क्या होता है। लेकिन जैसे ही ITI से मैं इधर भी आने के बाद फर्स्ट नंबर से पास हो गया मैं इधर। उसके बाद रिज़ल्ट के बाद और रिज़ल्ट इसके बाद में 40 दिन का गैप रहता है एग्ज़ाम के बाद। तो उसमें से फिर हम MIDC देखने आ गए कि MIDC क्या होता है। तो तभी हमको कंपनी, मतलब ये था कि हमारी इसके कि टाटा मोटर्स को हम कंपनी बोल सकते हैं, महिंद्रा को कंपनी बोल सकते हैं। लेकिन जब MIDC में हम एंटर किए तभी ये पता चला कि ये एक मशीन है, उसको भी लोग कंपनी बोल रहे हैं। और तभी अच्छा लगा कि यार हम ये कर सकते हैं। कंपनी यानी बड़ी ही होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं, हम एक मशीन लेके काम कर सकते हैं तो उसको कंपनी बोलते हैं। लेकिन तभी कुछ अपने पास कुछ फंडिंग नहीं था, जॉब तो करना था, फंडिंग जमा करनी थी। लेकिन डे 1 हम जब हम MIDC में एंटर हुए तभी ड्रीम था कि बिजनेस करना है। कैसे आया, किधर से आया पता नहीं, लेकिन फंडिंग कुछ नहीं था तो जॉब तो करनी ही थी। तो हमने MIDC में कुछ 2-3 महीना काम किया और फर्स्ट नंबर से पास हो गए। तो इसके लिए हमें टाटा मोटर से कॉल आ गया।
तो टाटा मोटर्स में काम कर दिया। वहाँ पे ऐसा था कि 8-8 घंटे का शिफ्ट था, तो हम टूल रूम में काम करते थे और वहाँ पे ओवर टाइम कुछ मिलता नहीं था हमको। तो 8 घंटे में तो कुछ उतना मिलने वाला नहीं करके हम ओवर टाइम के लिए इंजन असेंबली के ऊपर जाते थे, वहाँ पे ओवर टाइम मिलता था। तो 1 महीने में मुझे अभी याद अच्छी तरह से याद है कि फरवरी महीने में 28 दिन में 4 गुरुवार छोड़ दिए तो 24 दिन रहते, तो पूरे 24 दिन मैंने 16 घंटा काम किया है। यानी फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे तो सेकंड शिफ्ट करके 12-1 बजे घर पे आने का, सोने का और सुबह 5 बजे बस स्टॉप पे जाने का। और एक जोश ऐसा था कि मैंने कभी अलार्म भी नहीं लगाया कि 4 बजे उठना है और मैं 12 बजे सोया हूँ। तो एक दिन में हम कभी लेट नहीं हुए, कभी बस मिस नहीं हो गई हमारी। तो 28 दिन यानी 24 दिन रोज 16 घंटा काम करना, ऐसा लाइन पे मैं ऐसा चलते चलते सो जाता था, इतनी हालत ख़राब थी। तो वहाँ पे एक अच्छा हो गया कि एक प्लेटफॉर्म बन गया कि हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा बैकअप मिल गया। तो हमने स्टार्ट उसी पैसे से किया है टाटा मोटर्स से। इसके लिए हम टाटा जी को भी मानते हैं, उनकी पॉलिसी फॉलो करते हैं, उनको यानी रोल मॉडल ही मानते हैं हम। तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया फिर बिजनेस करना। तो हमने स्टार्ट किया था कि 30,000 रुपीज़ से हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, जो कि हमने सेकेंड हैंड 2 मशीन लिए थे और कंपनी हमारी 300 स्क्वायर फीट में हमने चालू किया था। तो ना टेबल है ना कुर्सी है, हमारी चेयर मतलब हम पानी का ड्रम रहता है उसके ऊपर हम बैठते थे, वो हमारी चेयर थी, उसके ऊपर बैठ के हम काम करते हैं। ना मालिक भी हम, हेल्पर भी हम, यानी सुबह आके शटर भी हम खोलते थे और सब होने के बाद शटर भी हमें बंद करते थे। लेकिन जब जॉब पे थे तो अच्छा दूसरा एक पीरियड हो गया, फिर तीसरे पीरियड के बाद हमने ना बोल दिया कि तीसरा पीरियड करना नहीं। तो घर वाले सब परेशान हो गए, इतना अच्छा पैसा मिलता है तू ना क्यों बोल रहा है। तो 1-2 साल तो बढ़िया निकल गए, थोड़ी सेविंग हो गई थी पैसा से। चौथे साल में इतना स्ट्रगल चालू हो गया कि हम बिजनेस कर रहे लेकिन पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है। किसको हम उधार मांगते तो हंसता था कि तू बिजनेस कर रहा है, उसको लगता था कि हम मस्करी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है। और सच में वो देते भी नहीं थे, उनको लगता था कि हम मजाक कर रहे हैं। तो ये स्ट्रगल इतना हो गया था कि लास्ट में ऐसा लग रहा था कि यार हमने गलती कर दी कि जॉब छोड़ दिया हमने। लेकिन अभी रिटर्न का तो कुछ बाहर पीछे मुड़ ही नहीं सकते थे हम, क्योंकि वही दिखता था कि घर में जाके कुछ होने वाला नहीं। और अभी MIDC में काम करके अपने को पता है कि कुछ होने वाला नहीं। तो फिर से एक ठान लिया था कि जो भी करना है इसमें ही करना है। 4 साल 5 साल गए, फिर भी मेरे पेमेंट ज़्यादा थे और मुझे मिलता नहीं था कुछ। और मेहनत इतनी कि सुबह हम 6-6:30 बजे तो चालू करते थे काम, जाने का कुछ टाइम नहीं था, 11 बजते थे, 11:30 बजते थे। और साइकिल पे हम बिजनेस करते थे, गाड़ी भी नहीं था मेरे पास, स्कूटर भी नहीं था। और मेरा घर, जो कंपनी से मेरा घर था वो 13 किलोमीटर था। तो जाने का 13 किलोमीटर, आने का 13 किलोमीटर, 26 किलोमीटर डेली रनिंग होता था मेरा साइकिल के ऊपर। लेकिन कभी लगा नहीं कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक जोश था, एक हिम्मत थी कि वो करना ही है, ये छोड़ के कुछ हमें सोचता ही नहीं था। ना कोई रिलेटिव, ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन, किसी को तभी मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं, तो फ़ोन भी नहीं था। तो दिन रात वही एक इसके ऊपर ही काम कर रहे थे कि खाली इसमें से अपने को ग्रोथ करनी है। और मज़े की बात ये हुई थी, उसके बाद 2 साल गए, एकदम स्ट्रगल में गए कि एक पैसे के लिए हम तरसते थे। लेकिन वो जो पैच रहता है ना, तो यानी हमारी कुदरत जो रहती है ना, वो टेस्टिंग कर रहे थे हमें कि अगर 1.5 या 1 साल में हम ये लेवल पे सोच रहे थे कि हम अभी बंद करेंगे, कुछ होने वाला नहीं। 5-6 साल लगाए फिर भी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन बाद में कोई क्या से कुछ आ रहा था, इंस्पायर होके हम काम पे लगते थे। और 7-8 साल के बाद एकदम पूरा गेम ही चेंज हो गया। यानी उसके बाद अच्छे काम चालू हो गए, सब वर्कर अच्छे मिल गए, सेटअप अच्छा बढ़ गया। और उसके बाद 3 साल में हमारी ग्रोथ बढ़िया होने लगी थी। और एक था कि पैसे के लिए काम नहीं करते थे कि कस्टमर हमें पैसा दे रहा है तो उसका पैसा तो दे रहा है ना, तो उसके अगेंस्ट मांग क्या रहा है हमें, तो ड्राइंग दे रहा है उसके हिसाब से जॉब चाहिए उसको। तो देख के हम काम करते थे कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी नहीं था। भले रिजेक्ट हो गया, कुछ नहीं मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन जो ड्राइंग दिया है उसके हिसाब से काम करके देना है और वो टाइम पे काम करके देना है। तो फिर बहुत अच्छे कुछ कस्टमर भी मिल गए। बड़े तो कस्टमर नहीं थे, लेकिन MIDC के कुछ कस्टमर थे। लेकिन उनको भी बढ़िया लग रहा था कि हमारे जैसे उनके पास 4-4, 5-5 सप्लायर काम कर रहे थे, लेकिन हम नंबर 1 पे काम करते थे हर जगह पे, क्योंकि टाइम देखते नहीं थे हम और पैसे के लिए काम नहीं करते थे। इसके लिए काम बढ़िया होता था,
कम टाइम में होता था, क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो वही कस्टमर से रिपीट ऑर्डर आना चालू हो गया और मालिक के साथ अच्छे रिलेशन बन गए। तो पैसे की कभी फिर उसके बाद कमी नहीं लगी कि बहुत कस्टमर ने तो ऐसा संभाला हमको कि इनवॉइस है ही नहीं उनके पास कुछ भी पेंडिंग, फिर भी हम जाते थे साहब ऐसा ऐसा मशीन लेना है और पैसा चाहिए। तो बहुत लोगों ने ऐसा पूछा कि कितना चाहिए और उतना पैसा हमें दिया कि ना कुछ काम है ना कुछ उसका इनवॉइस है ना कुछ पेंडिंग अमाउंट है। तो वो लोगों से आज मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतना सपोर्ट कर दिया। सो सर बहुत ही बढ़िया जर्नी आपकी, बिल्कुल गांव से स्टार्ट किया आपने, यहाँ आए, ना पैसा था ना कस्टमर था ना एक्सपीरियंस था और एक अपॉर्चुनिटी देखी और उस अपॉर्चुनिटी के साथ पूरी लगन से काम किया। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मिसाल है बहुत सारे लोगों के लिए जो घबराते हैं एक्शन करने से, क्योंकि आप जब तक एक्शन करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा उसका आउटकम क्या रहेगा। तो हम एक्शन का आउटकम हमारे दिमाग में ही कहीं ना कहीं उसको विजुलाइज करते हैं। तो आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है जो बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड से आके और एक कंपनी, आज हमारे सर कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं? 60 प्लस है, 65 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और आपका शायद हम इसमें कुछ कैप्चर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने क्रिएट किया है, कोई कह नहीं सकता कि एक MSME है, ये बहुत ही कॉरपोरेट स्ट्रक्चर जो इन्होंने दिया है और इस मुकाम पे लेके आए हैं। तो आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन जो आज के हमारे MSMEs हैं और एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि यू कैन क्रिएट अ कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू स्टार्ट एंड कंसिस्टेंटली कीप ड्राइविंग एंड पुशिंग टुवर्ड्स योर गोल, द आउटकम विल डेफिनेटली कम। और आपके सामने आज ये लाइव एग्जाम्पल हैं और बहुत बधाई देना चाहूँगा सर आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो सेकंड मेरे को क्वेश्चन आपसे पूछना है, क्योंकि सक्सेस तो सब देखते हैं, है ना, और सक्सेस दिखती ऑटोमेटिकली विजिबल होती है और कहीं ना कहीं हमें ये नहीं पता होता कि उस सक्सेस को लाने के लिए हमने कितनी मुश्किलों से गए, क्या चैलेंजेस आए। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप ऐसे बताएंगे कि जो आज यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मेजर चैलेंजेस तो शुरू में ये रहते हैं कि आपका सेटअप उतना बढ़िया नहीं रहता है, कस्टमर को एक ट्रस्ट नहीं रख सकता है। तो हमें लगता है कि कुछ भी जॉब हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में वो स्किल था, हमारे दिमाग में था कि हम बढ़िया से काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट कोई रखता नहीं उस टाइम में। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, आपको प्रूव करने के लिए बहुत कस्टमर, 2-3 कस्टमर थे ऐसे थे कि हमें साहब मुझे काम दे दो, सब काम होने के बाद पैसा दे दो, तभी जाके वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया कस्टमर का कि उनको तो कुछ डर नहीं था, नहीं हो गया तो पैसा तो देना नहीं है। लेकिन 2 कस्टमर ऐसे मिल गए कि जैसे ही मैं बोला कि साहब काम होने के बाद पैसा दे दो लेकिन मुझे काम दे दो, तो उसने बोला कि कितना पैसा चाहिए तुझे। ऐसे भी 2 कस्टमर मिल गए क्योंकि आज तक मैंने बोला कि ऐसा बोलने वाला तो हमने कभी मिला ही नहीं कि काम मैं करता हूँ उसके बाद पैसा दे दे, क्योंकि हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था, हमारी मेहनत, हमारा स्किल जो था काम का उसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस था। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है कि मार्केट में जब तक आपका सेटअप नहीं होता है कुछ तो दिखना चाहिए कस्टमर को, तो बड़ा शुरू का चैलेंज होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि आप वो ट्रस्ट कैसे पैदा करें कस्टमर के अंदर। ट्रस्ट वही होता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है हर बार, ये एक चीज़ से तो होता नहीं है। हर एक यानी हर सीढ़ी पे यानी एक स्टेप पे एक आपको प्रूव करके दिखाना पड़ता है कि मैं यार बाकी जो आपके सप्लायर वो जैसा नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। ये बता के तो कोई सुनने वाला नहीं है, वो काम से दिखाना पड़ेगा, मेरे कमिटमेंट से दिखेगा, मेरी क्वालिटी से दिखेगा। तो हम शॉप फ्लोर पे जाके रात हम दोनों मिलके, अगर उनका रात में मशीन खाली है तो हम उनका छुट्टी होने के बाद एक लोगों को रख के हम दोनों ही काम करते थे। तो हमें पता भी नहीं चलता कि सुबह के 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। तो ऑटोमेटिकली वो तो मैसेज ओनर तक जाने वाला है दूसरे दिन, लेकिन हमारे दिमाग में कभी था ही नहीं वो। तो चैलेंज था, लेकिन कोई ट्रस्ट रखने के लिए आपको एक स्टेप ही उनका ट्रस्ट अपने पास रखने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए एक स्टेप जाके उनको अपने को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो कोई ट्रस्ट रखेगा नहीं कि आया और काम दे दो तो कोई देगा नहीं वैसा। तो उसके लिए साल भर, 2 साल, 1.5 साल जाने वाला ही है। तो एक काम मिलना बहुत बड़ी चैलेंज रहता है शुरू का। बहुत लोगों को इजी हो जाता है वो, लेकिन आगे का काम मिलता नहीं। हमारे लिए वो अच्छा था कि एक काम मिल गया तो हमें पता नहीं कि हमारा कस्टमर फिक्स हो गया। आज की डेट में अभी हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो डे 1 में हम जिसका काम कर रहे थे यार,
उनका खाली वो लोगों ने हमें आज तक संभाला करके हम आज काम करते हैं, पैसा कितना मिल रहा है क्या मिल रहा है कभी देखा ही नहीं। उनका भी आज भी इतना ट्रस्ट है कि वो कोटेशन भी मांगते नहीं है। काम करते हैं हम लोग और लास्ट में जाके इनवॉइस लेके मैं ही जाता हूँ साहब के सामने बैठने का, चाय पीने का और चेक लेके आने का। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना, मतलब कीवर्ड में जो आपके मैसेज से समझ रहा हूँ कि चैलेंजेस आते रहेंगे, मतलब चैलेंजेस एंड नहीं होंगे, लेकिन उस चैलेंजेस को निस्वार्थ अपना पूरा योगदान देना और कस्टमर के प्रति वो ट्रस्ट डेवलप करना। अगर आपने वो डेवलप कर दिया तो वो चैलेंजेस ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे हो जाते हैं। तो आप मेरे को पता है ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा कस्टमर से इन एंड आउट आप इंटरेक्ट करते हैं और रोज़ काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, तो कुछ एक या दो इंसिडेंसेस आपके। कस्टमर ऐसा अलग कुछ मांगता नहीं, कस्टमर मांगता है उसको क्या चाहिए, एक तो कमिटमेंट और एक क्वालिटी। और क्वालिटी दे दिया तो कस्टमर आगे कुछ मांगने वाला ही नहीं। सबसे बढ़िया तो रखता है क्वालिटी और कमिटमेंट। कस्टमर को क्या चाहता है, उन्होंने भी आगे कुछ तो प्लान किया रहता है, उससे पहले अपना जो अपनी क्वालिटी कमिटमेंट वाला दिया है वो कंप्लीट करना। दूसरा कस्टमर कुछ मांगता नहीं। कंप्लीट कब आती है, जब आपकी क्वालिटी खराब हो गई और कुछ उधर प्रॉब्लम आएगा तो कंप्लीट आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो कंप्लीट ही नहीं आना चाहिए, उसका फोकस करते हैं। मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स की वहाँ तक जाए नहीं हम अपने। और मैं आप देख रहा हूँ कि आपने क्वालिटी पैरामीटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनलीनेस, हाइजीन, बेसिक हाइजीन जो कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट कर देते हैं। उसके अलावा जो टेक्निकल आपने क्वालिटी पैरामीटर सेट किए हुए हैं, क्वालिटी टीम है, आई थिंक वो रिफ्लेक्शन है कि हम कस्टमर तक वो पहुंचने ही ना दें। सर दूसरा सवाल मेरे को आप दोनों से ये है कि आज की तारीख में बिजनेस करना आसान नहीं है ना। शायद अपॉर्चुनिटी काफ़ी है लेकिन कंपटीशन भी उतना ही है। तो कोई भी बिजनेस ओनर को आज वो शायद किसी लेवल पे है, बट स्केल और ग्रोथ करने के लिए आपके हिसाब से कौन से ऐसे बिजनेस के 3 या 4 पैरामीटर हैं जिस पे उसका फोकस बहुत ज़रूरी है होना? सिर्फ कस्टमर ही नहीं, सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, सिर्फ क्वालिटी नहीं, बट ऐसे 4 या 5 क्या चीज़ें हैं, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है जो कि एक स्टेबल बिजनेस बनाती है? सबसे पहला तो आपकी टीम वर्क, आपकी टीम क्या काम कर रही है, आपका सेटअप क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी टीम काम तो है लेकिन टीम ही नहीं रहेगी। मशीन का काम तो मशीन करते हैं लेकिन जो लास्ट का काम रहता है वो टीम के ऊपर ही रहता है। टीम और आपका सिस्टम, सबसे बढ़िया तो सिस्टम नहीं रहेगा तो काम कंप्लीट अपन क्वालिटी और कमिटमेंट कर नहीं सकते। कौन क्या काम कर रहा है और क्यों कर रहा है ये सबको मालूम होना चाहिए। वो सिर्फ सिस्टम से ही हो सकता है, दूसरी जगह से नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूँ और सबसे ज़्यादा एक कॉमन जो उनका स्ट्रेस का पैरामीटर होता है कि सब काम मुझे ही करना पड़ता है। आई थिंक ये भी एक सब लाइव एग्जाम्पल है कि आपने एक लेवल के बाद कैसे अपने काम को डेलीगेट किया, अपनी टीम को तैयार किया, टीम के ऊपर फोकस किया, डेवलपमेंट किया और सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स बनाए, है ना। हम लोग सोचते हैं कि सिस्टम्स एक बड़ी कंपनी में, एक छोटी कंपनी में क्यों नहीं सिस्टम्स हो सकते। तो आई थिंक बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी कौन सी 2 या 3 चीज़ें जो आज की तारीख में किसी भी बिजनेस ओनर को, भले ही वो स्टार्ट कर रहा है या ऑलरेडी एक स्टेज पे स्केल पे जाने के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्या पैरामीटर जरूरी है? जैसा कि राम सर ने अभी बताया कि मेजरली वही है कि आपकी टीम क्या है। अगर तुम्हारे पास टीम नहीं अच्छी रहेगी, मैं कितना भी बिजनेस लाऊँ, आप मेरा कितना भी मशीन सेटअप अच्छा है तो काम नहीं करने वाला हो। तो सबसे पहला आपको टीम को संभालना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसी चीज़ है कि जो सब लोग काम नहीं करते वो एक मशीन काम कर रहा है, या कुछ एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि पूरा डिज़ाइन टीम काम नहीं कर रहा है लेकिन एक सॉफ्टवेयर हमें उतना आउटपुट दे रहा है। तो टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, यानी आज की डेट में क्या चल रहा है। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि बिजनेस करना आज की डेट इतना ईजी मुझे नहीं लगता कि कभी रहेगा। अच्छा, उल्टा है, ईजी है, ईजी, बहुत ईजी है, लेकिन पेशेंस भी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि बहुत लोग है कि जैसा जॉब करने वाला अगर कोई बिजनेस में आता है तो उसको लगता है कि 30 तारीख में मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, और बिजनेस में होता नहीं है। तो पेशेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट वो तो करना है, और जिसको भी आना है इसमें तो मिनिमम 2 साल 3 साल का प्लान करके आना चाहिए। तो बहुत लोग आते 2 महीना हो गए तो फिर नेगेटिव चीज़ें बोलना चालू कर देते, तो वो आदत लगी कि 30 तारीख को पेमेंट अकाउंट पे आता है, उसके हिसाब से उसका प्लानिंग रहता है। आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जो एक तैयारी है एक बिजनेस में आने की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कि मेरी एक्सपेक्टेशन करेक्ट सेट मुझे करनी ज़रूरी है, और उस एक्सपेक्टेशन को सेट करने के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम्स की तो डेफिनेटली ज़रूरी है, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं सही लोगों को अपनी टीम के अंदर प्रोग्रेसिव लेके आऊँ, और टेक्नोलॉजी डेफिनेटली। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल में से है कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया लोगों के लिए, पीपल डेवलपमेंट के लिए, आप 65 लोगों की टीम है ना, और इस तरीके का इनिशिएटिव जहाँ पे 500-600 लोग होते हैं तब तक भी नहीं होता, तो आपको ये इनिशिएटिव का थॉट कहाँ से आया कि हमें HR सिस्टम्स हमारी कंपनी में होने चाहिए? तो वो थॉट कहाँ से आया और उसके क्या बेनिफिट आप देखते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वीरेंद्र जी, क्योंकि हम MRDC में क्योंकि मैं MRDC में बड़ा हुआ इधर ही, और कोई भी कंपनी में जाओ तो खाली हम सुनते थे कि HR हो। बड़ी कंपनी में हम सुनते थे कि हम जब एंटर होते थे तो पता चलता कि इतना कैसा अच्छा कंपनी चलता है, कौन चलाता है इसको। और जब हम थोड़ा डीप में जाते तो पता चलता कि HR सिस्टम से कंपनी चल रही है, और हम MRDC में आते तो HR किसको पता ही नहीं है। तो ये अपना सिस्टम चालू करने के पहले हम 3-4 साल पहले से हम इसके पीछे लगे हुए। तो हमें लगा था कि एक HR का कोई तो आदमी लेना है, उसके पास से सब चलेगा। फिर तो जब हम इंटरव्यू के लिए बुलाते तो कुछ हम क्वेश्चन करते थे कि क्या करोगे तुम, तो उनका उल्टा सवाल था या कुछ ये आंसर था कि हम सैलरी करेंगे, हम PF देंगे, हम ESI करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि HR का आदमी ये काम करेगा, तो मेरा अकाउंट का काम बंदा तो वही काम कर रहा है अभी। तो HR MBA किया हुआ लोगों का इंटरव्यू लिया, फिर भी आंसर यही थे उनके। तो मुझे तो लगता था कि कंपनी है, क्योंकि आज हम डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ हो रही है, सब ग्रो हो रही है कंपनी। आज की डेट में हम डिसीजन नहीं लेंगे तो ये फिर 200-150 लोग होंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा सिस्टम में काम करना फिर। तो आज की डेट में हमें अच्छा एक मौका था कि कम लोग हैं, हम सिस्टमेटिक हर एक लोगों तक वो सिस्टम पहुंचा सकते हैं। और एक विजन भी ये था कि भले मेरी छोटी कंपनी रहने दो, लेकिन कोई बाहर से आए थे उनको नहीं लगना चाहिए था कि कुछ MRDC टाइप कंपनी है, यानी इंटर करते ही उसको फील होना चाहिए कि कुछ सिस्टमेटिक है, यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ मेथड है, कुछ सिस्टम है। तो एक विजन था, एक गोल था हमारा कि करना है। और आपका फिर मुलाकात हो गया और आपने भी वो सिस्टम बना के दे दिया। आज की डेट में हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं 6-7 महीना पहला, तो बहुत सारी चीज़ों में हमने अच्छा काम किया है। बहुत सारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से काम हो रहा है, अंदर टीम का एक बॉन्डिंग अलग तरह से हो रहा है। और क्वालिटी सिर्फ हम बात करते थे, उसमें भी बहुत सारा चेंज हो गया। और इसमें सबसे बढ़िया बात वो लगी कि लोगों का जब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी KRA KPI जब तक फ्रीज नहीं होता है, तब तक हम कितना भी उनको मोटिवेट करें, कितना भी ट्रेनिंग दे दें, जब तक खुद उनको पता नहीं चलता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा रोल क्या है कंपनी में। और जब उनके पास से वो हमने निकलवा लिया है, तो आज की डेट में उनके पीछे जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात तो हम हमारा भी ट्रायल ले रहे हैं कि पिछले 10 दिन से मैं शॉप फ्लोर पे गया नहीं हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि सिस्टम क्या काम कर रही है, बढ़िया चल रही है क्या नहीं है। और इसके ऊपर और बहुत सारा काम हो जाएगा। और डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ में सबसे बड़ा काम ये HR सिस्टम का ही हो जाएगा आगे चल। वेरी नाइस। तो एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इनिशिएटिव लिया और ये सोच के साथ में ये नींव रखी। और ये एक एग्जाम्पल है जो बहुत सारे MSMEs इस वीडियो को देख रहे हैं, ये एक इंस्पिरेशन है कि आप अगर क्यों कॉलेज से निकला हुआ कोई बच्चा बोलता है कि मेरे का जॉब टाटा मोटर्स में रखना चाहिए, मेरा जॉब महिंद्रा में रखना चाहिए, क्यों वो नहीं बोलता कि मेरे को एक प्रगति जैसी MSME में काम करना है। तो ये पहली नींव है, एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण क्रिएट करने की, जो आप दोनों ने उसकी एक नींव रखी है। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे और इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत समय मतलब फोकस हमारा होता है कि कस्टमर से ऑर्डर आ रहा है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है और एक हमें मंथली कैश फ्लो मेंटेन करना है। लेकिन वो कंसिस्टेंसी उसको लाने के लिए शायद बहुत सारी और भी चीज़ें, जिसमें से एक ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपने दोनों अपने मैसेज में बोला कि टीम बहुत ज़रूरी है, सिस्टम्स बहुत ज़रूरी है। तो आई एम श्योर कि लॉट ऑफ MSMEs विल गेट इंस्पायर फॉर दीज थिंग्स एंड टेक एक्शंस ऑन दिस। एंड लेट्स मेक कि अगर बच्चा कॉलेज से निकले तो वो बोले कि मुझे
एक MSME में काम करना है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और वहाँ पे सिस्टम्स और टीम भी है। तो सर लास्ट सवाल आप दोनों से, एक की मैसेज जो आप, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे भी, की मैसेज एक बिजनेस ओनर के लिए, एक MSME बिजनेस ओनर के लिए क्या की मैसेज आपकी तरफ से, दोनों की तरफ? पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा सर। की मैसेज वही है कि अगर आपको पीसफुली बिजनेस करना है तो आपको सिस्टम लगानी पड़ेगी, सिस्टम थ्रू ही ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि हम अभी जब से सिस्टम लगा हुआ है तब से हम फील कर रहे हैं कि मैं तो हर चीज़ मेरी केबिन में आके अगर क्लोज हो जाएगी, हर एक छोटा छोटा प्रॉब्लम, तो मेरा पूरा दिन उसमें निकल जाएगा। मुझे जो काम करने हैं, मेरे विजन की तरफ मुझे जो जाना है वो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। डेली एक्टिविटी में अगर मैं उलझा रहा हूँ हर चीज़ में, तो उस चीज़ तक मैं नहीं पहुंचा सकता। तो उसके लिए सिस्टम होनी चाहिए और डेलीगेट करना चाहिए लोगों के ऊपर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको भी एक अधिकार देना चाहिए कि भाई तू कर, जहाँ पे इशू है उसी टाइम मेरे पास आ जा, हर चीज़ में मेरे पास मत आ। लेकिन वो बोल के होगा नहीं, वो सिस्टम थ्रू ही हो जाएगा। तो सिस्टम सबसे बढ़िया है अगर आपको ग्रोथ करनी है तो, बड़ी कंपनी बनानी है तो। अगर आपको उतना ही रहना है, कुछ करना है, तो आप डेली एक्टिविटी में अगर फंस जाओगे तो ग्रोथ नहीं कर सकते आप। करेक्ट। थैंक यू सो मच राम जी। आपने देखा तो सभी MSME में क्या रहता है, एक की पर्सन रहता है, उसके देखा तो उसके बाजू में सब कंपनी चलती है। वो पर्सन नहीं रहेगा, अगर कुछ नहीं रहेगा तो कंपनी में प्रॉब्लम आना चालू। तो HR सिस्टम डालने के पहला HR मतलब क्या है, HR बोले तो जैसे साहब ने बताया है कि HR मतलब क्या, पेमेंट करना, वर्कर का PF SI करना। लेकिन HR के मतलब से ये समझ में आया कि सबका KRA KPI मालूम है, वो HR का ही काम है और वो यही ये करता है, ये किसी को मालूम नहीं अभी तक। हम मतलब HR मतलब क्या है तो ये सब समझते हैं, लेकिन MSME कंपनी में सब क्या रहता है, एक पर्सन रहता है, उसके हाथ में सब रहता है, वो नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये रहने के बाद क्या होता है, सबका KRA KPI मेंशन हो जाता है, सबको मालूम रहता है कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से काम चालू होता है। तो एक पर्सन के ऊपर रहता ही नहीं, सिस्टम लगता है और उसके हिसाब सिस्टम तो चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका समय देने के लिए और ये इंस्पिरेशन का बाकी लोगों के लिए क्रिएट करने के लिए। और जो लोग इसको देख रहे हैं, आई रिकमेंड कि कीप वॉचिंग आवर इंस्पिरेशनल स्टोरीज, क्योंकि हम एज अ MSME जो नेक्स्ट टाटा और नेक्स्ट महिंद्रा आने, वो शायद हमारे MSME से ही आने हैं। और ये प्रगति के लक्ष्मण जी, राम जी एक उदाहरण है उसकी तरफ, उस पहली सीढ़ी की तरफ। हम बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत मैनेजमेंट बुक से लेते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आज के करंट एनवायरनमेंट का लाइव एग्जाम्पल है तो हमारे MSMEs हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू अगेन।